साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मुलाकात। ये रंग जो लाग्यो रे के तारो रंग। जाने माने फिल्म निर्देशक राधिका राव और निर्देशक विनय सप्रू से। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। सुन जरा सोनिए सुन जरा। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ हैं राधिका राव और विनय सप्रू विविध भारती के इस कार्यक्रम में, और आज हम इनसे इनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सबसे पहला जो सवाल है ना, वो बहुत एक्साइटिंग है कि विविध भारती में आते ही आप लोग बहुत उत्साहित और खुश नजर आए। वो क्या बात है जो आपको रेडियो से जोड़ती है? सबसे पहले विनय बताएंगे, फिर राधिका से पूछते हैं। सारी बचपन की यादें एक साथ एक फ्लैश में सब वापस आने लग गई कि कैसे हम, मतलब पहला गाना, आपका पहला रेडियो, वो पहली डांस, वो पहली यादें आ गई जो कि आपकी संगीत से जुड़ी हुई हैं। और वो सारी की सारी शुरुआत ही विविध भारती से हुई। या हम स्कूल जाते थे तो जैसा आपने बताया कि इंदौर का जो रेडियो स्टेशन है तो हम उसको क्रॉस करते थे। वहाँ एक व्हाइट चर्च करके उसके बाजू में, अब जब याद दिलाया तो मुझे याद आया वो। तो सारी की सारी यादें और सारा का सारा वो जो हमारा, क्योंकि हम म्यूजिकल डायरेक्टर्स हैं और म्यूजिक का हमारा काम है, तो जो सारी यादें जुड़ी हुई हैं संगीत से वो विविध भारती से ही शुरू होती हैं। तो इट वाज कंप्लीट नॉस्टैल्जिया। क्या बात है। राधिका जी आप बताइए। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ जी। तो कभी कभी पापा की पोस्टिंग ऐसे एरियाज में होती थी जहाँ उस टाइम तो दूरदर्शन ही होती थी, वो एंटीना होती थी जो हिलाते रहते थे हम लोग बचपन में जी। तो कुछ सेंटर्स में वो आता नहीं था ट्रांसमिशन। तो जो 2-3 साल पापा की पोस्टिंग होती थी ऐसी जगह में, तो हमारी एंटरटेनमेंट आर्मी क्लब होती थी या फिर रेडियो हुआ करती थी। तो हमारी भी बचपन की यादें वो रेडियो के साथ जुड़ी हुई है। लाइक पापा की पोस्टिंग हुई थी गैंगटॉक। ओहो। तो जब हम गैंगटॉक में थे तब कोई टीवी भी वहाँ होती नहीं थी, तो वो 3 साल फिर आप वहीं पले बड़े एंड आप रेडियो सुनते थे फॉर एंटरटेनमेंट। तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़ी हूँ। एंड जैसे ही हम उम्र में बढ़ते गए तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स ऑल्सो। तो आई लाइक टू रीड अबाउट एनीथिंग दैट हैज गॉट अ रिकॉर्ड ऑफ ओल्ड थिंग्स। तो ऑल इंडिया रेडियो की कहानियां हम पढ़ते थे कि ये पियानो यहाँ पड़ा हुआ है, ये वायलिन इनकी यहाँ पड़ी हुई है। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो। तो मैं किताबें भी बहुत पढ़ती हूँ ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। एंड विनय जी और मैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हम एक कहानी भी डेवलप कर रहे हैं, एक यंगस्टर, एक टीनेज की कहानी जो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है। तो बहुत ऑब्सेसिव रहे हैं हम ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो हम दोनों इतनी इंटरव्यूज देते हैं, पर आज मैं बहुत 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 खुश हूँ यहाँ कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में बैठी हुई हूँ। कितनी प्यारी बात है कि यहाँ आके जो आपकी खुशी है वो छलक छलक पड़ रही है। मुझे लगता है यहीं से गानों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। तो जो पुरानी किसी याद के नाम एक गाना डेडिकेट कीजिए। जाहिर है कि अलग अलग शहरों में थी तो रेडियो पर गाने बजते होंगे, कोई एक डिस्टेंट मेमोरी होगी किसी गाने के बजने की, तो वो गाना सुनते हैं यहाँ पर आज आपकी फरमाइश पर। कोई भी गाना बोल दूं मैं? बिल्कुल बोल दीजिए, आप जो बोलेंगी वो हमारे पास वो सब होगा। तो मैं अपने गैंगटॉक की कहानी बोलती हूँ, क्योंकि हम गए थे हैदराबाद टू गैंगटॉक और हम बहुत दुखी थे कि टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, दोस्त बदल गए थे जी। एंड द फर्स्ट डे जब हमारी रेडियो फिक्स हुई, घर में हमारी पेटियां खुली एंड हमने पहला गाना सुना था, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या बात है। तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बिकॉज मेरी बचपन की यादें हैं। मैं और मेरी बहन, हम दोनों की फेस में स्माइल था जब वो गाना आया था रेडियो पे, बड़े अच्छे लगते हैं। तो आई वुड जस्ट लव टू हियर दैट सॉन्ग अगेन एंड द ऑडियंस आल्सो एंजॉयज इट। बालिका वधू फिल्म का गाना जी जरूर सुनते हैं। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और आर.डी. बर्मन की यस सर, एंड अमित जी की आवाज थी। बिल्कुल, ये अमित कुमार की आवाज और उसमें वो हीरोइन पूछती और ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल फिल्म एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुनते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं
लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बहुत पुरानी यादों के जरिए आज की इस बातचीत की शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या उन दिनों में जब आप लोग पढ़ रहे थे आपने ये सोचा था कि आपकी मंजिल फिल्म है, या तब इस तरह का कोई ख्याल नहीं था? विनय जी पहले आप बताएंगे। फिल्म तो पता नहीं, बट हाँ म्यूजिक जरूर था कि बचपन से ही गाना और उसके साथ में लगाव और जुड़ाव तो था ही। तो हमारे स्कूल में एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम लोग सब 12 बार ब्लूज करके नाम था, तो हम उसमें लीड सिंगर हुआ करते थे, गिटारिस्ट हुआ करते थे। तो अब आप ये मत भूलिएगा कि मेरा गला खराब है। नहीं वो नहीं। तो उसकी वजह से जुड़े हुए थे। फिर जैसे सबका इंट्रोडक्शन होता है म्यूजिक से, तो उस वक्त हम भी किशोर कुमार जी और आशा जी एंड हमारे घर में हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अमीन सियानी जी, तो हम उन्हें फूफा जी भी कहा करते थे। तो वो हमेशा किशोर कुमार जी के साथ में उनके कॉन्सर्ट्स किया करते थे। बिल्कुल। तो हम उस वक्त शायद ग्वालियर में थे या कहीं थे, तो वहां पे भी वो आए। तो ये जुड़ाव और सब स्कूल से लेके अपना कॉन्सर्ट्स में जाना और ये पूरा का पूरा रहा। और फिर देन जब भी आप छोटे होते देन यू आर इंट्रोड्यूस टू, फिर उस वक्त हम बीटल्स और फिर वो जो अंग्रेजी गानों के साथ आपका एक इंट्रोडक्शन होता है। तो एक लगाव और जुड़ाव बचपन से ही था गानों की तरफ। तो हमें किसी ने कहा था हिंदी का गाना कोई गाना चाहिए उस वक्त, हम जो हमारा बैंड था, तो हम सब यंग थे, तो हमने कुछ समझ में नहीं आता था कौन सा गाएं। तो हम लोग का एक गाना होता था, बड़ा अजीब सा गाना था। मुझे आपने क्योंकि गानों की बात की तो एक याद आया कि वो एक गाना था, जब अंधेरा होता है आधी रात में चोर निकलता है, क्योंकि हम सब छोटे छोटे थे और गिटार पे वो गाना बजा सकते थे। तो वी यूज्ड टू प्ले दैट सॉन्ग। तो एक जर्नी म्यूजिकली रही है, फिल्मों का इतना नहीं, बट म्यूजिक का तो हमेशा से ही हो रहा है। तो क्या म्यूजिशियन बनने का ख्वाब देखा था? एक्चुअली क्या हुआ ना कि ख्वाब ऐसा कुछ बनने का नहीं देखा था, बट हमें ऐसा लगता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं आकाशवाणी में और बात कर रहे हैं विविध भारती में कि गानों की बातें कर रहे हैं। तो जब राधिका और मैं यहाँ आए तो हम लोग जैसे सब लोग आते हैं बॉम्बे, सब अपना क्या क्या करेंगे, फिल्में तो हम बना ही रहे थे उस वक्त भी, बट हमारे को एक कंपनी हुआ करती थी उस वक्त कॉल पॉलीग्राम। तो पॉलीग्राम कंपनी के मालिक थे शशि पटेल जी उस वक्त, तो उन्होंने हमको बुलाया। हम इधर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, हम बहुत सारा काम कर रहे थे, बट एक हमको कॉल आता है म्यूजिक कंपनी से कि आप हमसे मिलने आइए। अब ये कॉलिंग क्या है वो पता ही नहीं चला। हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बोला आप हमारे लिए क्या करिए, कुछ ट्रेलर काट दीजिए। तो हम छोटे छोटे थे, यंग से थे, हम आए थे कुछ 20-21 साल के थे। तो बम्बई आए कितना वक्त हुआ था? आई थिंक हम लोग आए थे, शुरुआत ही की थी अपने फिल्म के करियर की। मतलब हम लोग अब जैसे सब लोग आते हैं तो क्या ही करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, छोटी छोटी एवीज बनाते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं। तो हम लोग भी उस वक्त छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज और यही करते थे। तो हमको किसी ने बोला कि उस वक्त दूरदर्शन के लिए कोई एक प्रोग्राम
प्रोग्राम था हमारी परंपरा करके, हाँ। तो उस प्रोग्राम में आप कुछ कर दीजिए, तो ये सब हम लोग उसको शूट कर दीजिए, तो हम ये सब छोटा छोटा काम कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना, शायद हमारी कॉलिंग म्यूजिक ही थी और संगीत ही हमारी कॉलिंग थी, और हमें कॉल आता है पॉलीग्राम से, उनके मालिक से, कि आप आके हमारे लिए, उन्होंने जो भी हमारा देखा होगा डॉक्यूमेंट्री और छोटा छोटा काम, आप हमारे लिए आइए, आप हमारे लिए ट्रेलर काटिए। अब हम दोनों यंग किसी पिक्चर के ट्रेलर के लिए बुलाया उन्होंने, तो हम गए, तो उन्होंने कहा ये पिक्चर के ट्रेलर आप बना दीजिए। तो वो पिक्चर थी संजय बंसाली की खामोशी। ओहो। हाँ, तो आज मैं ऊपर और वो सब गानों के, तो क्या हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए कि उसके ट्रेलर ज्यादा हिट हो गए और पिक्चर शायद उस वक्त थोड़ी बुरी चली गई थी, तो पिक्चर इतनी हिट नहीं हुई जितने हमारे ट्रेलर। तो गाने पिक्चर के बड़े हिट हो गए सारे के सारे, जो ट्रेलर रिलीज होते गए, बट पिक्चर नहीं चली। तो उसके बाद वो शशि पटेल जी थे, उन्होंने बोला कि उनको, माने मैं तो पसंद था, राधिका जी बहुत पसंद थी उनको कि बहुत ही टैलेंटेड है, तो उन्होंने बोला आप हमारे लिए गाना करिए। अब क्या होता है, कोई भी न्यू कमर पे आदमी पहले पैसे लगाने से थोड़ा हिचकिचाता है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप हमारा एक गाना है वो नुसरत फतेह अली खान जी का किन्ना सोना, अब वो गाने पे हमारे को, और उस वक्त क्या हो रहा था, जनरेशन चेंज हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियो था वो जा रहा था और टीवी आ रहा था बड़ी तरह से, MTV, चैनल वी, ये वो, तो टीवी हैड बिकम अ वेरी ड्राइविंग, वो सब बहुत टीवी का वो शोर चल पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे जो गाना है किन्ना सोना, उस पर एक वीडियो बनाइए नुसरत फतेह अली खान। फिर हमने वो किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हिट हो गया। फिर उसके बाद फिर हमारा सफर शुरू हुआ उनके साथ। फिर जैसा आपने कहा, मुझे नहीं लगता है, अब हम जब बैठे हैं 20 साल बाद, 22 साल बाद, उसका हम जब देखते हैं, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, हम लोगों पे वो भगवान की कृपा है। हम शायद वही डायरेक्टर्स पेयर हो सकते हैं जिन्होंने इस वक्त, हमने, कोई भी बोलेगा, हमने हमारा करियर शुरू किया नुसरत फतेह अली खान जी के साथ में, फिर हमने लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, पंकज उधास, जगजीत सिंह, फाल्गुनी पाठक, दलेर मेहंदी, अक्रॉस द बॉर्डर, आबिदा परवीन जी, मेहंदी हसन जी, गुलाम अली जी, मतलब एक जर्नी ऑफ म्यूजिक जो हुई है, टू निदा फाजली जी। बिल्कुल, नए की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ कि अपने प्रीतम, यहाँ से अनूप जलोटा, पंकज उधास, अनूप जलोटा जी, और जॉनर क्रॉस, मतलब चाहे अपाचे इंडियन, हाँ, अरे आपको तो अपाचे इंडियन भी करे, बली सागू या, तो मतलब ऐसा हो गया कि एक टाइम पे हमने कहा अब हमसे नहीं हो रहा है, तो हमने कहा अब क्या ही करें यार, अब कुछ हिट्स पे हिट्स आ रहे थे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो हमने अब क्या करें, कुछ इंस्पायर नहीं कर रहा था। म्यूजिक भी एक ऐसी चीज होती है, गाने बनाते जाते क्या करें नया, क्या करें, क्या ही करें नया। तो हमारे एक मेंटर हैं जिनका नाम है सलमान खान तो हम उस दिन सलमान खान जी के हम लोग घर गए, तो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हम लोग बैठे उनका देख रहे थे, और उनका एक्सरसाइज उस वक्त म्यूजिक चल रहा था। उस जमाने में एक वो आता था जिसको कहा जाता था झंकार बीट, तो ऑटो रिक्शा में बजता था और ढिक चिक चलता रहता। हाँ, तो और वो कुछ अक्रॉस द बॉर्डर, इधर उधर से पायरेट होके ये सब आता। तो सलमान एक्सरसाइज कर रहे थे और ये झंकार बीट चल रहा था, किशोर कुमार का कोई। तो मैंने और राधिका ने कहा यार वैसे भी यार ओरिजिनल गाने में कुछ थॉट्स आ नहीं रहे, कुछ क्रिएटिव्स आ नहीं रहे, क्या ही करें। तो हमने कहा यार ये अगर इतना बड़ा सुपरस्टार ये इस पे कर सकता है, तो हम लोग कुछ एक नया जॉनर निकालते हैं अपना। हमने कहा चलो यार इसको हम भी ये ट्राई करते हैं। तो उस वक्त वो होता था, हम लोग जाते जाते ये बंदे को बोल देते थे यार इसमें हमारे ये 10 गानों को रिकॉर्ड कर दो, अलग अलग पिक्चरों के गाने हम दे देते थे, एक सीडी बर्न करो। तो हमने कहा यार वो एक लड़का है पाली हिल पे, उसको हम ये काम कराते हैं, उसको बुलाते हैं, और हमारे को जो किशोर कुमार जी की जो हमारे पास गाने हैं उस पर कुछ म्यूजिक डाल के उसको करते हैं। तो हमने गाना बनाया, तो शशि पटेल जी और हमारे उस वक्त थे लोगों को, उनको बड़ा पसंद आया। हमने कहा अब इसको कहें क्या हम लोग, ये गाना तो हमने बना लिया है। तो मैंने और राधिका जी ने बोला यार इसको हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं रीमिक्स बोल देते हैं। तो हमने वो जॉनर इजाद कर दी, रीमिक्स। हमारे उसके पहले रीमिक्स नहीं होते थे, हमने उसे तो फर्स्ट रीमिक्स का गाना हमने कर दिया। और वो कौन सा गाना था? वो था ये अपना नहीं अभी नहीं, हाँ, जवानी दीवानी का गाना, और उसका वीडियो आपने बनाया। हाँ, उसमें मैं आयशा टाकिया को इंट्रोड्यूस किया, लिप्स के अंदर है ना, तो वो पहला। तो ये यहाँ भी खत्म नहीं हुई बात। फिर हमने कहा यार ये अभी गाना तो बन गया, पर जिसने बनाया ये तो हमारा ये काटता वाटता है, तो इसको क्या कहें क्या हम, ये बंदा कौन है, ये तो कंपोजर नहीं है, कुछ नहीं, तो इसको क्या कहें। तो हमने कहा इसको नाम देते हैं डीजे बोल देते हैं इसको। तो हमने उसका नाम रख दिया डीजे, और उसको हमने फिर इंट्रोड्यूस किया डीजे अकील करके। तो फिर वो एक जॉनर इजाद हो गई, तो स्टार हो गया। हाँ, तो सारे हो, बट वो गैराज में सब सीडी बनाते पाली हिल पे। तो एक जॉनर इजाद हो गई कॉल्ड रीमिक्स, जो आजकल चल रही है। अब यहाँ रुकते हैं, हाँ, क्योंकि ये कहानी बहुत तेजी से फ्लैश फॉरवर्ड हो गई। अभी वापस चलिए, लेकिन यहाँ पहले कौन सा गाना सुनाएंगे आप, क्योंकि इतने सारे गानों का जिक्र हो गया, धड़ाधड़, तो यही बजाते हैं, नहीं अभी नहीं। हाँ, यही गाना सुनते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार, जवानी दीवानी। आओ ना, दिल है बेकरार, माना
कभी नहीं मैं हूँ बेकरार। किस बात की है मैं भी जवां तू भी जवां, कमी है किस बात की। यहाँ आओ न घबराओ, रुत है मुलाकात की। हाँ नहीं नहीं हाँ अभी नहीं, फिर कभी दिलदार। नहीं नहीं कभी नहीं मैं हूँ बेकरार। La 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 la। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। कलियों को खिलने से पहले नहीं तोड़ते। ना नहीं नहीं कभी नहीं, चली जाएगी बहार। नहीं नहीं कभी नहीं, थोड़ा इंतजार। और अब राधिका जी बहुत फास्ट चले गए हम। आज सर मैंने अपनी फिल्म स्टडीज की है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अच्छा। मास्टर्स की थी। तो जैसे मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की तो मेरे को एग्जाम होते ही सेकेंड डे मेरे को जॉब मिल गई वहाँ एज अ कॉपी राइटर किसी एड एजेंसी में। अब मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट आर्मी में। उन्होंने आपको इजाजत कैसे दी? वही तो मैं अभी नहीं फिल्म स्टडीज में उनको कोई एतराज नहीं था कि उनका एक ही था आर्मी में कि जो करो बेस्ट रहो उसमें। yes. पूरी शिद्दत से करो, ये पापा ने हमें हमेशा सिखाया था। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू डू। तो मैंने कहा मुझे फिल्म स्टडीज करनी है, मुझे जर्नलिज्म करनी है। तो उन्होंने कहा जो करो आप नंबर 1 रहो। तो पास किए, सेकेंड डे जॉब था। अगले हफ्ते जहाँ बिल्डिंग हमारी ऑफिस थी सामने महेश भट्ट जी की कोई शूटिंग चल रही थी पिक्चर की। तो मैंने कहा मैं जाके उनसे मिलती हूँ और मैं नौकरी मांगती हूँ। मैं 18 साल की। सब मुझे बोले ऐसे कैसे जा सकते हो। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, पूछ लूंगी। मैक्सिमम इनिशिएटिव की बात जो कहते हैं, जो आज तक हम दोनों इनिशिएटिव में बिलीव करते हैं। तो हम चले गए बेझिझक और महेश ने मेरे को देखा छोटी सी वहाँ खड़ी हुई तो बुला लिया उन्होंने। क्या? मैंने कहा मैं फिल्म स्टडीज की स्टूडेंट हूँ तो मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा आपने कोई फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हमें भेज दीजिए। तो एनीवे भेज दिया। उन्हें पसंद आया। उन्होंने कहा इस बच्ची को नौकरी दे दो बॉम्बे में। तो बॉम्बे में नौकरी मिल गई हमें महेश के यहाँ ऑफिस में। तो हम आ गए। तो 1-1.5 साल हमने वहाँ काम किया। पर जो कमाते थे वो सब गवा देते थे और कुछ लिखा करते थे। तो हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारी मुलाकात की विनय जी के साथ। और विनय जी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिल्कुल। अभी हम वहाँ आने वाले हैं। तो ये हमेशा बहुत वाइज एंड बहुत सुलझे हुए इंसान थे और मैं वैसे है तब भी और अभी भी है। तो वो एक एड एजेंसी चलाते थे जी। तो उनको लगा कि मुझे लिखना आता है। उनकी बड़ी नजर आज भी बहुत तेज है वेदर सिंगर हो। तो उन्होंने कहा तू लिखती बड़ी अच्छी है, मेरे लिए ये एक फिल्म लिख, छोटी सी 4 मिनट फिल्म। तो अच्छा मैंने कहा पैसे कितने दोगे? तो उन्होंने कहा 30,000 रुपए दूंगा। मेरे लिए 30,000 उस टाइम बहुत थे क्योंकि मेरी सैलरी कुछ 5,000 की थी जी। मैंने कहा 30,000 सच्ची में दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ दूंगा मैं, और 15,000 ये लो एडवांस। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट पेइंग पीपल इवन नाउ, इज अ वेरी गुड पे मास्टर। तो मैंने लिख ली। तो एक रात में लिख दी उनकी फिल्म। गए क्लाइंट ने विदाउट चेंजेस अप्रूव कर दिया। वाह वाह वाह। तो उन्होंने मेरे को आके अगले दिन और 15,000 दे दिए। तो मैं बहुत खुश। 30,000 रुपए जाके सारी डिस्कोथेक में, यहाँ मड आइलैंड जाके छुट्टी में ये सब करके सब अगली बार आए मेरे पास फिर अब ये और फिल्म लिखो। तो उन्होंने कहा मैं और तुम्हें 50,000 दूंगा।
फिर उन्होंने बोला तुमने की क्या उन पैसों के? मैंने कहा मैंने सब फूट दिया, उड़ा दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, 10% ऑफ योर मनी यू शुड स्पेंड। सो ही एक्सप्लेन फाइनेंस टू मी। उन्होंने एफडी, मुझे पता ही नहीं था फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, तो उन्होंने मेरी पहली फिक्स डिपॉजिट कराई, ये कराई, एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इज, एंड देन ही सेड वी शुड पार्टनर, एंड उनकी कंपनी में मुझे पार्टनरशिप दी। And this was like what 25 years back. हमारी पहली, क्या बात है। बस तो इस मोमेंट पर एक गाना बताइए। हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई साथ में, हम धारावी के स्लम्स में कर रहे थे। ओके। और एक डॉक्यूमेंट्री थी एक छोटी बच्ची पे और कैसे, और उसमें हमने पहला हमारा गाना यूज किया था हमारी डॉक्यूमेंट्री को, और एक अकेला इस शहर में। वाह वाह। तो अब एक अकेला बजाएंगे, दो दीवाने बजाएं? नहीं, एक अकेला इस शहर में। एक अकेला इस शहर, एक अकेला इस शहर में। सुनते हैं। शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में शहर में। भाई इतना प्यारा गाना हमने सुना एक अकेला शहर में, और कहानी जो है वो चाहे फॉरवर्ड गई चाहे बैकवर्ड गई, लेकिन हम कहीं सही जगह पर आ गए कि आप लोग कैसे मिले। भाई आप तो सीए थे, तो ये अकाउंट्स की दुनिया से निकल के एडवर्टाइजिंग वाली दुनिया में वो क्या मामला था आने का? नहीं, मैंने जब सीए पास किया फिर उसके बाद में फिर मैंने सिटी बैंक में नौकरी ज्वाइन। क्या इतना आसान होता था? आज के जमाने में सीए ख्वाब होता है, लोग अपना खून पसीना लगा देते हैं। हाँ वो तो होता है, बट मैंने पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। मतलब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। अब शर्मा रहे मैं उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं कहती हूँ नंबर्स एवरीथिंग इज आज भी बहुत शार्प है। तो सीए, हाँ, तो मतलब तो उसके बाद मैंने फिर सिटी बैंक ज्वाइन किया था। फिर वहाँ पे वो लोन अप्रेजल करना, ये करना, वो करना, सारा काम। तो देन आई सेड दिस इज नॉट माय कॉलिंग। यस, ये यहाँ पे बैठ के नहीं हो सकता। तो फिर वहां से फिर हमने जर्नी शुरू की, और हम फिर क्या करते थे, नौकरी करते थे और सेकेंड हाफ में जाके फिर अपना क्रिएटिव काम करते थे। तो उसी क्रिएटिव काम में हमारे कुछ दोस्त बन गए उस चक्कर। और उस वक्त संजय दत्त के वहां पे एक जिम हुआ करता था। तो वो उस टाइम पे जब वो बड़े स्टार हुआ करते थे वो, तो हम लोग उस जिम में कहीं जगह कहीं पे संजू से मिले। तो संजू ने बोला यार यू आर क्वाइट अ पर्सन, व्हाई डोंट यू कम इन टू माय जिम एंड व्हाट ही वांट्स टू से इज यू आर अ गुड लुकिंग बॉय, व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क आउट। ये बोल नहीं रहे हैं। वो हुआ था। तो तुम मेरे जिम में आके काम, हम लोग साथ में एक्सरसाइज करते, तो हम उस जिम में जाने लग गए। फिर वहां गए तो फिर वहां पे और 3-4 लोग आते थे संजय दत्त के दोस्त। तो वहां पे सलमान आते थे, बंटी आते थे, सुनील शेट्टी आते थे, और इस तरह से उनके सब जो उस तरह के दोस्त थे सब आते थे वहां पे। तो फिर उनसे मुलाकात, मिलना मिलाना ये सब हुआ। एंड फिर एक एक्सपोजर टू द वो जो बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री से, वो जो एक बचपन के में एक हमें कॉलेज स्कूल उस फैकल्टी में किया करते थे, अब हम उस इंडस्ट्री में आ गए हैं। मतलब हम उन लोगों के साथ उठना बैठना वो सब शुरू हो गया सारा का सारा। फिर हम इसी तरह करते रहे एंड फिर इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड के फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तू फाइनेंस का बंदा है, तू एक काम कर, तू फाइनेंस फिल्म्स बना हमारे लिए। तो हम फिर फाइनेंस फिल्में बनाने लग गए, ये करने लग गए। और फिर हमारा पहला गाना नुसरत फतेह अली खान का। और नौकरी चलती रही। फिर उसके बाद नौकरी छोड़ दी, फिर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और ये सब बनाने लग गए। क्योंकि फिर जैसे राधिका ने कहा थोड़ी सी फाइनेंस हमको ज्यादा समझ में आती थी उस वक्त, क्योंकि हम पढ़े लिखे थे उस वक्त। तो हमने उसका कुछ दो करके, और हम थोड़ी सी एक फाइनेंस स्क्रिप्ट का एक स्ट्रक्चर बना लेते थे कि उस वक्त पब्लिक इश्यूज बहुत आते थे, आईपीओज बहुत आते थे, तो उन लोगों की फिल्मों की जरूरत पड़ती थी। तो उनको फिल्में हम बनाने लग गए। फिर हमने उसमें उनको स्ट्रक्चर कर देते थे कि अगर आप पब्लिक इश्यू लाएंगे, तो अगर आप इस किस्म की फिल्म अपने इस किस्म की लोगों को दिखाएंगे तो इस किस्म का इम्पैक्ट होगा उन पे। तो आपको फिर वो इन्वेस्टर्स आएंगे।
बताएंगे प्रॉपर आपको। कॉर्पोरेट मामला। हाँ, बट वो फिल्मों के जरिए आ रहा था। Yes. तो उनका वो था सारा का सारा सफर। एंड फिर बाकी की राधिका ने बताई है एक अकेला इस शहर में वाली कहानी। तो हम वहां पर आ गए बाकायदा। अब ये हुआ कि गाना तो बना और रीमिक्स हो गया और आपने 2-3 टर्म्स बना ली, रीमिक्स, डीजे, और वो अकील भाई को उठाया वहां से। और उसके बाद इसलिए हमारे सुनने वालों को ये बताना जरूरी है कि कांटा लगा भी आया। नहीं, कांटा लगा तो थोड़ा बाद में आया था। हाँ, मतलब ये बताना जरूरी है कि कांटा लगा किन्होंने लाया। बट वो कांटा लगा पहुंचने से पहले का जो सफर है ना सर जी, दैट इज चेरिश्ड इन आवर मेमोरीज, इन द सेंस हम लोग छोटे शहर से आए यहाँ पे, और हमारा जब पहला गाना था नुसरत फतेह अली खान जी का किन्ना सोना, उनसे मुलाकात की याद बताइए पहले। हाँ, तो उनसे एक्चुअली वो क्या था कि वो बाली सगू का एक मिक्स था वो, तो जो हमने उनके लिए किया, तो हमने वो किया, वो हिट हुआ। फिर उसके बाद में हालांकि हम मिले थे, बट बाली सगू के साथ में फिर उनके 3 गाने किए थे हमने बैक टू बैक, जो तीनों सुपर हिट हो गए थे। एक था किन्ना सोना, फिर उसके बाद किया लौंग वाचा, और इसके बाद किया फिर गुड़ नालो इश्क मिठा, जिसमें हमने मलाइका अरोरा को इंट्रोड्यूस किया। तो सफर ऐसे चल रहा था। किन्ना सोना में हमने इंट्रोड्यूस किया अर्जुन रामपाल को एज एन एक्टर, लौंग वाचा में हमने इंट्रोड्यूस किया दीप्ति भटनागर को, और गुड़ नालो इश्क मिठा में किया मलाइका अरोरा का। तीनों गाने बहुत हिट हो गए। तो फिर उसके बाद का जो मोमेंट आया वो हमारी लाइफ का आई थिंक मोस्ट चेरिश मोमेंट था, और उन्होंने बोला आपको हम आशा भोसले जी से मिलवाएंगे। अरे हमारे पॉलीग्राम के शशि पटेल जी ने कहा कि आप अब आशा भोसले जी के लिए रेडी हो गए हैं कि आप एक लेजेंड का काम कर सकते हैं, यू नो। और फिर आशा जी भी उस वक्त, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो पॉप का जमाना आ रहा था और वो टेलीविजन आ रहा था, तो ये थोड़ा सा जो प्लेबैक सिंगिंग था वो बैक सीट ले रहा था और पॉप आगे आ रहा था। लोग आर्टिस्ट को देखना चाह रहे थे कि पर्दे के पीछे के आर्टिस्ट हैं कौन, ये गाने कौन गाते हैं। तो ये एक वक्त चेंज हो रहा था। तो उन्होंने कहा आशा जी अपना पहला पॉप गाना करना चाह रही हैं, तो तूफान लेके आ रही थी मजरू साहब के साथ। मजरू साहब के साथ एंड जानम समझा करो। तो ऑनर्ड एंड आशा जी के साथ फिर गाना रिकॉर्डिंग, मजरू साहब के साथ मुलाकात, लेस्ली लुइस का म्यूजिक, तो वो एक दुनिया में हमारा प्रवेश, और फिर आशा जी के साथ वीडियो शूट करना, और फिर आशा जी के साथ फिर राधिका जी की जो मेमोरीज हैं उनके फिर ड्रेसिंग अप और उनका वो। बट इस वक्त पे आप जानम समझा करो प्लीज जरूर बजाते हैं। जानम समझा करो सुनते हैं मजरू साहब का लिखा ये पॉप सॉन्ग और लेस्ली लुइस की ट्यून, बेमिसाल म्यूजिक एल्बम जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हम और क्या कहें, जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हम और क्या कहें, जानम समझा करो। हो इसके आगे हम और क्या कहें, जानम समझा करो। सनम तुमको जिस दिन से देखा हमने, दीवाना दिल काबू में नहीं, बड़ा प्यारा ये भी इत्तेफाक देखो, तुम्हें मिल जाते हो हर कहीं, तुम्हें मिल जाते हो हर कहीं, प्यारे आगे खुद जान लो, और क्या कहें, जानम समझा करो। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे भी और क्या कहें, जानम समझा करो। हो इसके आगे भी और क्या कहें, जानम समझा करो। अगर तुम भी वो चाहो जो मैं चाहूं, तो गुल खिल जाए इकरार का, दिलों को मिलने से कुछ न बोले हम, मजा आए फिर तो प्यार का, मजा आए फिर तो प्यार का, जाने आगे
एक्चुअली जानम समझा करो तो एक तूफान था कि आशा भोसले पॉप वाली एरिना में आ गई, और जरा सोचिए कि लिखवाया किससे, तो मजरू साहब से लिखवाया, और वो पूरा एल्बम जाहिर है कि टाइटल तो ज्यादा हिट हुआ, पर उनसे एक्टिंग करवाना, उनके वीडियो की कहानी बुनना, ये सफर जरा बताइए क्या हुआ था ये क्योंकि आशा जी वीडियोस में क्या होता है, स्टाइलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरे वो डैशिंग, एक प्रेम कमाल, डैशिंग है, वो डीवा है जी। आशा जी डीवा है, लोग जानते भी नहीं है, मैंने आशा जी से बड़ी डीवा कोई नहीं होती। आशा जी को सजने संवरने का बहुत शौक है, वो बहुत क्यूट है। जैसे ही वीडियो होता है तो बोलती थी राधिका घर आ जा, उनके घर जाओ, सबसे पहले बोलती है खाना खाएगी कि कपड़े देखेगी। मैं कहती हूँ पहले कपड़े देखेंगे आशा जी। उनके रूम में जाओ तो सारे कबर्ड्स खोल देती हैं, कहती ये देखो ये जूता मैं अमेरिका से लाई, ये लंदन से लाई, ये दिल्ली से लाई, यहाँ इतने सारे जूते होते हैं, सारे अपने जेवरात निकाल के दिखाती हैं, साड़ियां सब खोल देती हैं, एंड आपके साथ 4-5 घंटे की डिस्कशन, इसके साथ ये पहनेंगे, उसके साथ वो पहनेंगे, मेरे साथ तो, एंड फिर चली जाती है किचन में, आपके लिए खाना खुद अपने हाथों से बनाती है, लाती हैं, और फिर कपड़े लत्ते जेवर, उनके साथ आप 6-6 घंटा उसके बारे में बात कर सकती हैं। तो वो खुद ही डीवा है। जितनी सुंदर उनकी आवाज है और जितनी सुंदर उनकी पर्सनैलिटी है, उतनी वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत प्राइड लेती हैं, बिल्कुल, विच इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट आशा जी। ऐसा ये नहीं है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप एंटरटेनर बनना चाहते हो तो आशा जी से वो एक सीखने की बात है कि रियाज में हो या सुर में हो या इमोशन में हो, वो तो है ही मुकम्मल उसमें, उसकी बात तो हम बहुत छोटे हैं कहने के लिए, बट इवन अपीयरेंस में वो इतनी ही ध्यान देती थी, वेदर इट्स हर मेकअप, वेदर इट्स हर हेयर, वेदर इट्स हर कॉस्ट्यूम, वेदर इट्स व्हाटएवर शी वांट्स टू वेयर। तो आशा जी आज कहते हैं पॉप स्टार, लेकिन वो कंप्लीट पैकेज थी। क्या बात, एंड सालों से आई थिंक शी हैज बीन लाइक दैट। तो आशा जी के साथ बहुत शौक था हमको, तो वेदर कॉन्सेप्ट उनका जानम समझा कर। तो वो कहाँ से आया था, वो किस तरह डेवलप किया था आपने? राधिका जी और मेरा क्या है ना, हम लोग ये एक परियों की दुनिया है और फेरी टेल्स का, वो हम हर अलग अलग सॉन्ग्स में देखते हैं, परियों की दुनिया है ना? थोड़ा रेशम लगता है हमें, दैट इज अ कनेक्शन। अच्छा हुआ कि ये आपने जिक्र किया, इस पे आगे भी बात करें। हाँ जी, तो वो उसका था। तो हमारी कहानियों में चाहे वो वहां से लेके, जो हमारे तो शुरू से वो था, चाहे किन्ना सोना लौंगवा अच्छा गुड़ना। तो आशा जी का क्या था, जब हमने आशा जी को देखा तो वो हमको सिर्फ लगी वो फेरी गॉड मदर। वाह। तो हमें लगा कि अगर कोई बच्ची तकलीफ में हो और उसको कोई फेरी गॉड मदर आके मदद करेगी तो वो कौन होंगे, वो कैसी दिखेंगी, और वो आशा जी जैसी होंगे, वो ग्लैमरस ब्यूटीफुल। फिर उनका वो गाना बना, तो वो एक सिंड्रेला स्टोरी है जिसपे जानम समझा करो गाना शूट हुआ, और उसपे फिर आशा जी का वो हाथ में उनके वो सारा का सारा, उसमें से वो मैजिक लाइक वो एकदम क्लासिक वो पूरा। वो हमारे लिए भी पर्सनल लाइफ में जब हम उनके मिलते थे, उनके साथ गाने बनाते थे, उनके साथ सिटिंग्स करते थे म्यूजिक की, तो वो भी एक फेरी गॉड मदर थी। खाना घर में खिलाना, कपड़ों का, इसके उसका, तो इट वाज, उनको देखा तो हमने कहा वर्ल्ड हैज टू सी हिम के फेरी गॉड मदर कैसी होते हैं, तो वो जानम समझा। बहुत सही। और ये एक तरह से ये कहना चाहिए कि जो आपने सोचा वो पूरा पर्दे पर आपने उस तरह से उतारा है। तो जानम समझा करो एक तरह से बहुत सारी जनता के लिए एक बहुत सुनहरी याद है। ऑडियो पर हम एल्बम बजाते हैं तो भी लोगों के जहन में जो तस्वीर उभरती है वो तस्वीर है जो आप लोगों ने रची है। हाँ, उसके बाद तो सलमान ने एक पिक्चर भी रिलीज की, उसका नाम भी टाइटल जानम समझा, बाकायदा, बिल्कुल बिल्कुल, इट बिकेम सच अ बिग कल्ट। राइट। इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद वो बोलते हैं ना कि जब वो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। तो उसके बाद फिर हमारा सफर शुरू हुआ सारे लेजेंड्स के साथ। मैं इस वक्त इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, इस वक्त कोई भी डायरेक्टर जिंदा नहीं होगा जिसने इन सब के साथ काम किया होगा। फिर हमारा सफर शुरू हुआ पंकज उधास जी के साथ, जगजीत सिंह जी के साथ, और उसके बाद लता जी के साथ। तो एक एक करके अगर मैं आपको बताऊंगा। जरूर। पहले पंकज जी, पंकज उधास जी कितने सॉफ्ट और सौम्य हिंदी में, मुझे लगता है इसका कोई एक ऑल्टरनेट वर्ड भी नहीं है हमारे पास। एकदम गजल एज अ जॉनर पूरा मर चुका था, कोई बजाने को ही तैयार नहीं गजल जी, कि उनको बोल रहे हैं कि गजल इट इज आउटडेटेड। आजकल हमारा जो नया क्राउड है वो गजल सुनना नहीं चाहता है, उनको ये सुनना पसंद है, वो सुनना पसंद है, वो सारी किस्म की बातें होने लग रही जी। और पॉलीग्राम के जो हमारे, तो उन्होंने
बोला कि, और हम खुद भी, हम ये मान ही नहीं सकते थे कि पंकज उधास जी, जगजीत सिंह जी, इन लोगों को कोई कैसे, मतलब दे आर, हम सुन रहे हैं उनके ऑफिस में बैठ के गाने, दे आर लेजेंड्स, हाउ कैन दे नो। फिर राधिका जी और मैंने कहा नहीं, इनको सिर्फ हमें सपोर्ट करना है वीडियो के हिसाब से और एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कि वो समझ में आए जी। तो हमारा पहला गाना पंकज उधास जी के साथ में, आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा, वो भी एक लेजेंड है, वो भी कमाल का वीडियो, और ये बहुत चला था, बहुत ज्यादा। नो, इसके बाद इनफैक्ट पंकज जी का जो कॉन्सर्ट वो खोलते थे, उनका पहला गाना आहिस्ता कीजिए बातें होता था। बिल्कुल। फिर वो इतना हिट हो गया कि फिर पंकज जी के सारे गाने, चांदी जैसा रंग है, आहिस्ता कीजिए बातें, इन सब के जो शूट करना और उनको बनाना, फिर हाथ में शराब, फिर हाथ में शराब है, सब फिर हम लोगों ने किया था। तो पंकज जी का सारा कैटलॉग हमारा है। क्या बात है। उनके साथ जुड़ी कोई बहुत प्यारी सी याद जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, क्योंकि इतना सारा काम किया है तो तमाम चीजें होती होंगी, बहस होती होंगी, डिस्कशंस होती होंगी। आपको कैसे पता चला बहस होती है? आपने कुछ पढ़ा है जरूर से? आपने आशा जी के बारे में तो नहीं पूछा हमसे? आपको कैसे पता बहस हुई थी? एक्चुअली में बहस हुई थी, क्योंकि पंकज जी सॉफ्ट, पंकज जी एकदम वो, माने उनकी ब्यूटी, उनका वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन वाज पोएट्री एंड गालिब और वो सब का जो था। अब हम आ गए न्यू एज बातें कर रहे हैं, तो हमने जो उनका पहला विजुअलाइजेशन किया गाने का, वो हमने कहा पंकज जी आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा, राज की बातें सुन लेगा कोई। हम लोगों ने सोचा है कि इसकी कहानी एक इंडियन गर्ल है और उसको एक ऑस्ट्रेलियन लड़के से प्यार हो जाता है और वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फर्स्ट मूव लव का इंडियन गर्ल करती है, ऑस्ट्रेलियन लड़का नहीं उसको आता है, तो पहली बार हाथ इंडियन गर्ल पकड़ती है उसका। अब उसकी जो बहस हुई उसकी, कि क्या ही बोलूं मैं उसकी बहस का, ये कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा ये चलेगा ही नहीं, यू नो। आप तो मेरे गाने को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं सब, राधिका विनय, ये हो ही नहीं सकता। और चलो ठीक है, बट लड़की कैसे हाथ बढ़ा रही है लड़के की तरफ? हमने समीरा रेड्डी को उसमें इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता विनय एंड ऑल दैट। राधिका तुमने तो, और मैं तो थोड़ा फिर भी सॉफ्ट हूँ जैसे, राधिका तो मतलब यही होगा पंकज जी, एंड यू हैव टू अग्री टू दिस, ये नहीं होगा तो ये गाना चलेगा नहीं, फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा ओपनली बोल दिया। तो अब पंकज जी को मैंने बोला पंकज जी आप समझिए, गिव अस अ चांस, कि रेस्ट इज हिस्ट्री। हमें याद है कि उसके बाद जब सक्सेस पार्टी में पंकज जी स्टेज पे आए थे, उन्होंने बोला वक्त आ गया है कि मुझे के न्यू लोगों के साथ उनके चलने का, और फिर उन्होंने बोला आज के बाद मेरे सारे गाने राधिका और विनय करेंगे, तो फिर सारे हमने किए थे उसके बाद। वाह वाह वाह, ये सुनते हैं पंकज जी को, सुनते हैं जी। जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी
चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इसके बाद अब आगे लता जी की बातें कीजिए। ओहो, लता जी की तो बात ही मत करो। उनकी मैंने आंख बंद करके उनकी आवाज सुने तो बस उनका घर प्रभु कुंज में पहली बार उनके पास जाना, बिल्कुल ओहो वो पायल पहनती थी, आप मंदिर में प्रवेश करें, पायल पहनती थी। उनके आने से पहले आपको उनकी छन 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 सुनाए। मुझे याद है पहली बार जब हम मिले थे प्रभु कुंज में, उन्होंने कहा नमस्ते विनय जी। मैंने कहा हम इतने सिंगर से मिल चुके हैं, मैं बोल रही हूँ, पर किसी की स्पीकिंग वॉइस, हाँ, स्पीकिंग वॉइस और सिंगिंग वॉइस बहुत अलग होती है जी। बट लता जी की स्पीकिंग वॉइस ही हनी थी, बिल्कुल बिल्कुल हनी माने हनी और सिंपल, ओहो माने बस। तो व्हेन यू नो व्हेन समबडी स्पीकिंग वॉइस इज सो ब्यूटीफुल, सिंगिंग वॉइस तो हम क्या माने पूरी दुनिया ही, बस इट वाज जस्ट द मोस्ट अमेजिंग थिंग। और हमारा उसमें उनके साथ जो सफर था ना जी, कहते हैं ना कि आदमी जब आप यंग होते हैं और उनको हमारे जो मेंटर्स थे उन्होंने बोला कि इन सोल्जर्स को टेस्ट करो, तो उन्होंने हमको जंगे मैदान में फेंक दिया। अभी आप लता जी के साथ में एक भजन करेंगे, तो हमने कहा सर भजन, राधिका मैं भजन, बोले नहीं, आप इस सेंचुरी का सबसे बड़ा भजन बन रहा है वो आप करेंगे। फिर हमने कहा करते हैं। फिर वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो हमने किया। फिर हमने कहा इसमें क्या कहानी बोले कि जिससे कि इसकी जो डिविनिटी है, इसकी जो पायसनेस है, और ये जो गा रही हैं जो खुद सरस्वती हैं, इनका किस तरह से हम वो करें। बट अगेन एक जद्दोजहद में थे, क्योंकि अगर प्ले नहीं होएगा, लोग बाग देखेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। फिर हमने एक कहानी बनाई जो कि दो कजन सिस्टर्स, दो बहनों की कहानी, जिनमें से मयूरी कैंगो एंड किम शर्मा को हमने इंट्रोड्यूस किया था। क्या बात है। हाँ जी, दो बहनों की कहानी थी, एक आउट ऑफ कंट्री से आती है और एक गांव की लड़की है, एंड फिर उन दोनों का क्या होता है, एंड वो संस्कारों में किस तरह से, जब ये आवाज और ये जो शब्द हैं, ये एक लड़की छोड़ के चली गई थी देश, और एक लड़की देश में रह गई थी, और फिर उनका कैसे ये वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इन शब्दों का क्या इम्पैक्ट होगा आज के यूथ पे, आज के जो यंगस्टर्स हैं उस पे, वो उस कहानी में हम लेके आए थे। और वही हम कभी हम आगे बात करेंगे हमारी नई पिक्चर सनम तेरी कसम की। जब तो हमें उस वक्त से जब हम लता जी से मिले ना, और उनके साथ हमने जब इंटरेक्ट किया, तो हमको समझ में आया, और ये गाना जब हम लाए कि जो यूथ है इंडिया का, वो एक्चुअली में संस्कारों में और हमारे जो ट्रेडिशन में उसमें ही बंधा हुआ है। एंड लता जी इतनी हैप्पी थी क्योंकि वो उस साल का नंबर 1 गाना था यूथ में, बिल्कुल भजन, एंड वो उस गाने से बहुत जुड़ी हुई थी क्योंकि वो उनके ब्रदर ने कंपोज किया था जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया था। तो उनका वो बहुत अप्रीहेंसिव थी कि उसको जो पूरा एक न्यू एज फील देके हमने किया था। माने वो साल तो जो कहते हैं ना, सेल्स टीम फोन करके बोलती थी आग लग गई है सर मार्केट, वाह, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो दैट इमेज, दैट विजुअलाइजेशन, हर वॉइस तो इज, माने वो तो गॉडेस ही हैं। और लता जी के साथ हमारा एज डायरेक्टर्स करियर रहा है, उसमें 3 जगह है। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक सिर्फ राधिका जी और मैं ही हैं जिन्होंने वो गाना बनाया है। अब कोई नहीं हो सकता इसके बाद, और इसके पहले कभी नहीं हुआ। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी और जगजीत सिंह जी, ये तीनों ने एक गाना जो मिलके गाया है वो हमने ही, आदेश श्रीवास्तव जी की म्यूजिक, वो है कहीं कहीं से हर चेहरा तुमसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे। तीनों ने गाना गाया, एंड ये एक है। और हम कह सकते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं भगवान की वजह से कि हमने इन तीनों के साथ में ये गाना गवाया और ये रिलीज किया। कहीं कहीं से हर चेहरा तुमसा लगता है। वाह, निदा जी की राइटिंग, क्या बात है, क्या हर जगह में वो एक कमाल का गाना था। वाह, और ये कॉम्बिनेशन तो देखिए क्या कमाल है। हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं और होगा नहीं, क्योंकि अब इस बात तो है नहीं। शूट किया ये आपने?
इन तीनों के साथ? सर इसके लिए तो एक सेपरेट अपन सेगमेंट करेंगे। अच्छा इतनी लंबी इतना ज्यादा कुछ बता दीजिए। इसका हम बोलेंगे हमारी जो फाइनल ब्लेसिंग्स थी जी, वो जब लता जी ने अग्री किया कि हमारी फर्स्ट पिक्चर थी लकी सलमान खान के साथ में, और हमने कहा ये पिक्चर का साउंड ट्रैक इनकम्प्लीट है अगर इसमें हमारे को लता जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली। लता जी ने गाने बंद कर दिए थे। तब हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे कंपोजर कॉल अदनान सामी को। अदनान सामी की पहली पिक्चर एज अ कंपोजर, और राधिका जी और हमने कहा इसमें तो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए ही चाहिए लता जी की। लता जी ने गाना बंद कर दिया था उस वक्त, आई थिंक मोहब्बतें का एक लास्ट गाना गाया था उन्होंने, और मैं और राधिका गए फिर लता जी के वहां पे। फिर रेस्ट क्या कहें, जो बड़े लोग होते हैं जो सरस्वती का खूब अवतार होती हैं खुद ही, उन्होंने अब क्या ही बोले जब कोई यंगस्टर्स कोई लेके जाए, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो गाना भिजवा दो, मैं रिहर्सल करूंगी। बड़प्पन देखिए सर, रिहर्सल करूंगी, प्रैक्टिस करके मैं आऊंगी। एंड उसके बाद वो 5 दिन बाद फोन आता है कि अपने कंपोजर को बोलो कि मुझसे बात कर ले अभी। तो वो रेडी हो गई थी। फिर हमने अदनान को बोला कि भाई तू बात कर ले लता जी के साथ में, और उनको सब नोट्स वगैरह सब एक्सप्लेन कर दे। प्रभु कुंज से अंधेरी आई और उन्होंने गाया गाना वो, और मैं और राधिका जी गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, हमने रफ कट लिया, और मैं अभी तक याद है हम लोग गाड़ी में जा रहे थे एंड वी बोथ वर क्राइंग लिसनिंग टू दैट सॉन्ग कि एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है, शायद यही तो प्यार है। माने लता जी कह रही हैं शायद यही तो प्यार है। क्या एक्सप्रेशन है। और वो मतलब राधिका जी और मैं शूट कर रहे थे ऑन अ 19-year-old गर्ल उस वक्त, यू नो, एंड जब वो कह रही थी ना नजरें झुका के पहरे लगा दे दिल पे, पर दिल की कोई बिल्कुल मुझे याद है, ओ शानदार एल्बम था, उसमें सुन जरा सारे गाने थे, पर दिल की कोई न माने। और ये 19 साल की लड़की के लिए उसकी फीलिंग, उसके एक्सप्रेशंस लाना, मतलब राधिका एंड आई वर क्राइंग ऑल द वे ड्राइविंग स्टूडियो से घर, वो गाना हम लोग सुनते हुए। माने लता जी का, जैसे मैंने कहा उनके साथ की तो एक हमारा एक फुल एपिसोड ही होना चाहिए, वो तो सरस्वती हैं, पर उनका इससे पहले हम आगे जाएं ये गाना आप प्लीज बजाइएगा। जरूर शायद यही तो प्यार। लकी का गाना, लकी नो टाइम फॉर लव, इस फिल्म का ये गाना सुनते हैं, अदनान समी का म्यूजिक है। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चल पाए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा, बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला कैसे यारा, चाहे बिना नजदीक हम चले आए, शायद यही तो प्यार है। भाई कमाल की चीजें आप लोगों ने डिस्कस की कि कैसे एक से बढ़ के एक लेजेंड्स के वीडियोस आप बनाते चले गए, और आपने हिंदुस्तान में क्रांति लाई जिसको जितनी शाबाशी मिली उतनी गालियां भी पड़ी रीमिक्स की। आज इतने सालों के बाद जबकि पुराने गानों को नई पोशाक पहना के फिल्मों में लाया जा रहा है, यानी आपने किन्ना सोना बनाया था फिर इन्ना सोना करके फिल्म में आ गया, बहुत सारे पुराने गाने, गजब का है दिन, और हम क्यों अलग अलग गानों का जिक्र करें, पर नए कपड़े पहन के गाने चले आ रहे हैं फिल्मों में। आप क्या महसूस करते हैं कि रीमिक्स ने इंडियन म्यूजिक सिनेरियो को क्या दिया है और उसका क्या योगदान है?
सी इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, हमारी जो जर्नी रही है ना, जैसे हमने कहा, आई डोंट थिंक कोई म्यूजिशियन ने, इतने बड़े बड़े लिरिक राइटर्स आज के या इन्होंने, किसी ने इस वक्त इंटरेक्ट किया हो नुसरत फतेह अली खान जी, जगजीत सिंह, आशा भोसले, पंकज उदास, दलेर मेहंदी, फाल्गुनी पाठक, ये पूरी जो जर्नी की है ना हमने इन म्यूजिशियन से इंटरेक्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली ये गुरुकुल हो गया। ये जो हमारा सफर था ये एक्चुअली में हम तो छोटे से ही थे, हम तो 21 साल के आए हुए थे वहां पे, तो हमने जो अपने सफर किया और हमने जो कुछ सीखा वो सब इन्हीं लोगों से सीखा ऑन द शॉप फ्लोर पे जाके, यू नो। तो रीमिक्स उस जर्नी का एक हिस्सा था। बट प्रॉब्लम आजकल के कंपोजर्स में और आजकल के उसमें क्या हो रही है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि एक्चुअली यार म्यूजिक की जरूरत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है ना, वो म्यूजिक की सोल तक जा ही नहीं रहे हैं, ना लिखाई में जा पा रहे हैं, ना वो उसमें जा पा रहे हैं कंपोजिशंस में, यू नो। और वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है सारी की सारी। रेफरेंस दे रहे हैं आप गानों की, बट हमें गुलजार साहब के साथ उस दिन बैठे हुए थे, यू नो, तो हम लोग गुलजार साहब के साथ डिस्कशन कर रहे थे और गुलजार साहब ने कहा, यू नो व्हाट, प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप मुझे ये बता रहे हैं ऐसा गाना बना दे, वैसा गाना बना दे, वो कर दे, ये कर दे, आप कंपोजर्स को ये ब्रीफ दे रहे हैं, लिरिक राइटर्स को ये ब्रीफ दे रहे हैं, बट आप ये तो बोल नहीं रहे हैं कभी भी आंख बंद करके कि मुझे ये चाहिए, यू नो, मुझे ये चाहिए। और वही गुलजार साहब ने हमको बोला कि प्रॉब्लम ये हो गई है कि किसी के पास अब फुर्सत ही नहीं है, कोई फुर्सत में बैठ के ये सोचता ही नहीं है कि इस गाने में, इस में मुझे क्या फीलिंग आ रही है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ये किसी को पता ही नहीं और कुछ कर ही नहीं रहा और अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं इसमें, यू नो। तो वो बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई। ये ऐसा गाना बना दे, वो वैसा गाना बना दे, ये इंग्लिश की रिफ है, ये कोरियन गाना है, ये उधर से, ये इस तरह से तो गाने नहीं बनते। गुलजार साहब का जिक्र हुआ, उनके साथ कोई वीडियो किए हैं तो उसकी बातें भी की जाए। नहीं, गुलजार साहब के साथ एक्चुअली होते हम वो एक हमारी एक अधूरी दास्तां है, वो अधूरी है, वो अधूरी दास्तां है, क्योंकि वो हम लोग की सिटिंग हो गई, मुलाकातें बड़ी होती हैं पर हमने की नहीं उनकी, और म्यूजिक सिटिंग भी हो गई, लिरिक्स भी लिख दिए। बट कहते हैं ना कि गाना कौन सा था, एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, शायद हम करेंगे उसको। राधिका जी हमेशा कहती हैं कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, हम लोग जैसे वो हमेशा पैसे वालों पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि पैसे वाले नहीं होंगे, राजा नहीं होगा तो उसके नवरत्न में क्या ही बनाएंगे, राजा तो चाहिए साथ में। बिल्कुल। तो राजा जी कभी कभी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं बंद करो ये प्रोजेक्ट, तो फिर वो नहीं होता है। कोई बात नहीं, तो हमारे साथ अधूरी दास्तां वही है बस। हमारी ये बेस्ट विशेष हैं कि वो दास्तां पूरी हो ना। अच्छा, ये सारे वीडियोस आप बना रहे थे, थोड़ी देर अभी इन्हीं वीडियोस पर रुकते हैं, फिर फिल्मों की तरफ आते हैं। जो सबसे ज्यादा चलने वाले वीडियोस रहे हैं उनका जिक्र भी हमने किया, लेकिन जो एकदम कल्ट का स्टेटस बन गए कई पीढ़ियों में, उनमें कांटा लगा और कलियों का चमन है, उनके बारे में बात कीजिए। कैसे वो कंसेप्ट आए थे, और वो भी सारी फेरी टेल वाला ही सारा मामला है, लेकिन वो विजुअल्स और उन गानों को चुना कैसे, फिर कैरेक्टर्स कैसे चुने, और ये बात सारी किस तरह से आई कि बच्चे आजकल, मुझे लगता है कि उस जमाने में बच्चे रहे होंगे, टीनेज रहे होंगे, उनकी भी एक मेमोरी है वो। यस हमारा एक गाना आया था, हमने इस जर्नी में पता है क्या किया, एक पॉइंट के बाद में हमने वीडियोस तो बनाते थे, फिर हमने गाने बनाने भी शुरू कर दिए पॉप के, और उस गानों में पहला गाना हम लोगों ने बनवाया था, वो उसका नाम था याद पिया की आने लगी। तो मैं स्टूडियो से गाना बनवा के निकला और मैं राधिका जी के पास आया, मैंने कहा राधिका जी ये गाना है, आप सुनो, ये अच्छा है। हमने उस वक्त मैंने सीडी लगाई, राधिका जी को मैंने सुनाई, मैं कहा राधिका यार ये गाना है, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, तो जरा आप सुनो, तो बाकी का वो खुद ही बता देंगे उन्होंने तो क्या। मेरे को उन्होंने सुनाया, एक्चुअली इनका फेवरेट, प्रोबेबली ऑल टाइम फेवरेट गाना है भीगी भीगी रातों में। अरे वाह, वो तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो भीगी भीगी रातों का कोई गाना होता है तो विनय जी को बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया कि एक सिंगर है फाल्गुनी पाठक, एंड ये गाना तुम सुना, हमने बनाया है। तो मैंने सुना याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। मैंने कहा विनय ये क्या लड़की है, याद पिया की आने लगी, मुझे नहीं अच्छी लगती है ऐसे, मैं किसी लड़के को ऐसे बातें नहीं करूं। तो हम वर्ली सीफेस पे चलाए थे गाना। विनय ने कहा पर मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जो मुझे बोले याद पिया की आने लगी है, मुझे तो ऐसी लड़की बड़ी अच्छी लगेगी यार। तो मैंने कहा मुझे नहीं अच्छी लगेगी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छी लगेगी, इस बार मेरी सुन ले यार। गाना सुपर हिट है, ये थॉट बड़ा अच्छा है, बड़ा क्यूट है, मुझे ऐसी कोई लड़की बोले तो मुझे लड़की पे माने दिल आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारी वीटो पावर, कर लेते हैं ये गाना। और फिर हम दोनों ने बैठ के वो कंसीव किया कि ये 4 लड़कियां टॉवल पहन के याद पिया की आने लगी कैसे करेंगे, और फिर बन ठन के जाएंगी डांडिया में।
और वहाँ उनका जो भी होगा वो तो फिर आइकॉनिक गाना था, जो 4 दोस्त टॉवल पहन के वो गाना गाते हैं। एंड फिर फाल्गुनी जी की तो पूरी करियर ग्राफ ही चेंज हो गई। तो वहाँ से हमारा जो एक, बट वो गाना बनता नहीं उस दिन अगर मैंने विनय जी की बात सुनी नहीं होती है। इसका मतलब ये है, हाँ, बस एक दूसरे की बात सुनते हुए चलना चाहिए। हाँ, वो गाना वहीं खत्म हो जाता। तो हमसे बहुत सारी बात लोग पूछते हैं, आप लोग की पार्टनरशिप में कभी झगड़े नहीं होते? मैंने कहा नहीं होते, क्योंकि हम लोग ये सुन लेते हैं। तो वो जो याद पिया की आने लगी, सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मोड है ये। चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, हाय चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, चूड़ी जो खन्ने की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। ठंडी ठंडी पवन चले, तन मन में हाय आग लगे, ठंडी ठंडी पवन चले, तन मन में हाय आग लगे, तेरे प्यार की चिंगारी अंग अंग में हाय मीर जले, रिम झिम सी बरसातों में, हाय रिम झिम सी बरसातों में, रिम झिम सी बरसातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। जाने माने फिल्म निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।